वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम दोस्तों। तो अभी तक हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इससे पहले यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो भी मेथड हमने परफॉर्म किया था वो था लम्प्ड पैरामीटर्स को यूज करके। बट यहाँ पे लम्प्ड पैरामीटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे किस एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनालिसिस का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा एम क्या है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा एम क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को फाइंड करके एबीसीडी पैरामीटर को पता करना, जैसा कि हमने किया था किसमें? शॉर्ट और मीडियम में। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये मान लेते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। ये है हमारा सेंडिंग एंड, यहां पे हमारा है सेंडिंग एंड, और ये हमारा है रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड। अब इसमें आप एक काम करिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में जो लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की वो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का ट्रांसमिशन लाइन का जो हिस्सा है वो हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। ये हिस्सा हमने कट कर लिया और ये मान लिया कि इस हिस्से की जो लेंथ है वो है डेल एक्स। ये है डेल एक्स। रिसीविंग एंड पॉइंट को मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट, और जैसे जैसे हम x इज इक्वल टू 0 से सेंडिंग एंड तक बढ़ते जा रहे हैं जो लेंथ है बढ़ती जा रही है। तो सेंडिंग एंड पे जो लेंथ है वो है l के बराबर। करेक्ट। मतलब अगर रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक पूरा हम पहुंच जाते हैं तो पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या हो जाती है? एल। यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू एल। अब हमने स्मॉल सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कट कर लिया है जिसको हम बोल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है? डेल x। अब मान लीजिए इस सेक्शन का, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो है Vx। सिमिलरली दूसरे साइड का भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो कितना होगा बताइए? V इतना दूर तो कितना है? ये तो पूरा x है, x प्लस ये डेल x। सो x प्लस डेल x, ये इस साइड का वोल्टेज हमने मान लिया, राइट। अब अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ इंपिडेंस भी होगा और कुछ ना कुछ एडमिटेंस भी होगा। तो मान लेते हैं कि जो इंपिडेंस है वो कितना है? R प्लस जे ओमेगा एल, और जो एडमिटेंस है वो है G प्लस जे ओमेगा सी। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम पर किलोमीटर, और ये हो जाएगा मो पर किलोमीटर। सही है। अब हमने लेंथ कितनी कंसीडर करी है? हमने लेंथ कंसीडर करी है डेल एक्स। तो डेल एक्स लेंथ के लिए, फॉर लेंथ हमें सिर्फ इतने का ही एनालिसिस करना है, डेल एक्स का। फॉर लेंथ डेल एक्स मान लेते हैं z हो जाएगा हमारा टोटल इम्पिडेंस। टोटल इम्पिडेंस हमारा है स्मॉल z इंटू डेल एक्स। टोटल एडमिटेंस टोटल एडमिटेंस हो जाएगा y इंटू डेल एक्स।
ये वाली जो वैल्यूज है ये पर यूनिट लेंथ के लिए है, याद रखना। पर यूनिट लेंथ, इसीलिए हमने इसको स्मॉल में शो किया है, स्मॉल जेड स्मॉल वाई। और अगर हमें डेल एक्स जो हमने सेक्शन कट किया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, उसका टोटल इम्पीडेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जेड स्मॉल जेड इंटू डेल एक्स, फिर स्मॉल वाई इंटू डेल वाई। अब हमें इस स्मॉल सेक्शन का इम्पीडेंस और एडमिटेंस दोनों पता चल चुका है, तो अब हम इस स्मॉल सेक्शन का क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ draw equivalent circuit of this small cross section। इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का हम क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आर एक्स ये हो गया इम्पीडेंस। अब हमें एडमिटेंस ड्रॉ करना है, तो एडमिटेंस आप जानते हो शंट में ड्रॉ किया जाता है। ये छोटे से क्रॉस सेक्शन का हमने ड्रॉ कर लिया क्या, इक्विवेलेंट सर्किट। मान लेते हैं इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज कितना था, वी एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहां का वोल्टेज हो जाएगा वी एक्स प्लस डेल एक्स। इस साइड का वोल्टेज कितना था, वी एक्स। यहां से करंट मान लीजिए जा रही है आई एक्स प्लस डेल एक्स। यहां पे करंट पहुंच रही है हमारी आई एक्स। ये पूरा जो इम्पिडेंस है वो है जेड डेल एक्स, और ये पूरा जो एडमिटेंस है वो है वाई डेल एक्स। यहां तक हमें पता है हमने क्या किया है। बट यहां पे अब मुझे एक चीज बताइए, ये है आर, ये है एल, ये है कंडक्टेंस जी, और ये है सी। तो यहाँ पे हमने कंडक्टेंस को क्यों शो किया है, वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग जी हियर, वाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हमने इसलिए शो किया है क्योंकि जो लीकेज करंट है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वजह से लीकेज करंट फ्लो होती है। तो जो लीकेज करंट ग्राउंड तक फ्लो होगी उस पाथ का भी कैपेसिटेंस हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या यहाँ से शो करना चाहते हैं कि जो कैपेसिटिव करंट है जो ग्राउंड तक फ्लो हो रही है, जिसको हम लीकेज करंट बोल रहे हैं, वो इस पाथ को फॉलो करके जा रही है, जिसे हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस। करेक्ट। अब देखिए डेल एक्स जो है वो बहुत ही स्मॉल है। डेल एक्स यानी कि एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। सो डेल एक्स इज वेरी स्मॉल। तो हम आई एक्स प्लस डेल एक्स को आई एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली वी एक्स प्लस डेल एक्स को हम वी एक्स लिख सकते हैं। डेल एक्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए एक टेलर सीरीज आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का जो इक्वेशन है वो क्या बनता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश, ऐसा करते चले जाएंगे। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो डेल एक्स है वो बहुत स्मॉल है, हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। परफॉर्म
फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। हम इस पूरे टेलर सीरीज को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, कैसे? ओनली फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स को इंक्लूड करके। फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं मतलब नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म, नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म। हायर ऑर्डर टर्म यानी कि ये जो स्क्वायर, फिर अपना जो क्यूब आएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन, 4 बार डिफरेंशिएशन, उसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बच क्या रहा है? अगर हमने हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच रहा है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ डैश एक्स, यही तो बच रहा है। और यहां से अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा? एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गया, इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं? सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। नाउ रीड्रॉ द सर्किट। नाउ रीड्रॉ द सर्किट। सर्किट को हम कैसे बनाएंगे? फिर से सेम उसी तरह से है जैसा कि इससे पहले हमने बनाया था। ये हो जाएगा हमारा वी एक्स प्लस डेल एक्स, यहां से करंट जा रही है आई एक्स प्लस डेल एक्स। ये जो इम्पिडेंस है हमारा, इसे हम ले लेंगे जेड डेल एक्स। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले? देखिए, आर और एल के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम बोल रहे थे जेड डेल एक्स, और ये है वाई डेल एक्स। तो अलग अलग ना रिप्रेजेंट करके हम जेड डेल एक्स और वाई डेल एक्स से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा वाई डेल एक्स, यहां से करंट आ जाएगा आई एक्स, यहाँ पे वोल्टेज है वी एक्स, राइट। तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या लिया है? लेट आई एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। अब हम क्या कर देते हैं? अप्लाई केवीएल। केवीएल अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा? वी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स जेड डेल एक्स के क्रॉस ड्रॉ, जेड डेल एक्स। तो यहां से हम आई एक्स और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई एक्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से मुझे बताइए ये क्या है? वी एक्स प्लस एक्स माइनस वी एक्स। तो क्या हम ये ऊपर वाले टर्म को चेंज इन वोल्टेज बुला सकते हैं? इस ऊपर वाले टर्म को चेंज इन वोल्टेज बोल सकते हैं। और नीचे वाला जो टर्म है डेल एक्स, डेल एक्स क्या होता है? चेंज इन करंट। तो हम इसे चेंज इन करंट भी लिख सकते हैं। तो चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हम आई एक्स इंटू जेड को और क्या लिख सकते हैं? डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन सेकेंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज को हमने डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।
तो इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे लगा देते हैं नोडल। इस पॉइंट पे इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, और यहाँ पे हम लगा देते हैं नोडल। तो देखते हैं अप्लाई केसीएल। केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, 1 सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, यहां से जो करंट जा रही है वो कितनी हो जाएगी, वोल्टेज इंटू वाई डेल एक्स। सो वी एक्स इंटू वाई डेल एक्स। यहां पे हम क्या किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वी एक्स इंटू वाई की। सो वी एक्स इंटू वाई हमें मिल जाएगा आई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो देखिए वही वाला जो टर्म है वो फिर से मिल गया। ये क्या है, चेंज इन करंट का टर्म। ऊपर क्या है, नीचे क्या है हमारा, चेंज इन फिर से एक्स का टर्म है। ये सॉरी करंट नहीं है, यहाँ पे चेंज इन एक्स है, ये एक्स वाला टर्म है। तो फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। तो डेल आई एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो हमारे पास फाइनल एक टर्म आ जाएगा वी एक्स इंटू वाई डेल आई एक्स अपॉन डेल एक्स। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास एक इक्वेशन 3 आया होगा, आपने देखा। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा था क्या, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जेड आई एक्स। तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर वी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमें क्या मिल जाना चाहिए, जेड डेल आई एक्स अपॉन डेल एक्स। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन 4 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 4 में किसकी वैल्यू हमने निकाला है, डेल आई एक्स अपॉन डी एक्स की। यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें रखना है, डेल आई एक्स अपॉन डेल एक्स की। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th क्या मिल जाएगा हमें, डेल स्क्वायर वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। अब डेल आई एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाला है ऊपर, वी एक्स इंटू वाई। तो वाई वी एक्स, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हमने इक्वेशन 3 को तो डबल डेरिवेट कर दिया था, इक्वेशन 4 यानी इस इक्वेशन को अभी तक डबल डेरिवेट नहीं किया है। तो इसको डबल डेरिवेट करते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर आई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स। अब डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये चेक करिए इक्वेशन 3 को।
इक्वेशन थर्ड में डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, आई एक्स इंटू जेड। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और इसे मान लेते हैं 7, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 7 क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर आई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड आई एक्स। इसे हम मान लेते हैं, इसको 7 मत मानिए, इसी को 7 मान लेते हैं। इसी इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन कितनी मिल गई हमारी, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। तो अब आप एक काम करिए, इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट कर दीजिए बाय यूजिंग डी ऑपरेटर, सॉरी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इक्वेशन 6 बाय यूजिंग डी ऑपरेटर। मैथ में जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है सेम उसी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 डी स्क्वायर माइनस वाई जेड वी एक्स इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वाई जेड बराबर 0। ये होगा हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई जेड, करेक्ट। और ये वाला टर्म क्या कहलाता है, वाई जेड। इससे पहले हमने क्या देखा है, अंडर रूट वाई जेड इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं गामा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस गामा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 e टू द पावर गामा x प्लस v2 e टू द पावर माइनस गामा x। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो ये तो वोल्टेज वाली इक्वेशन मिल गई। सेम हम परफॉर्म करेंगे किसे, इस करंट वाली इक्वेशन को लेके, इक्वेशन 7 को हमने क्या किया था, इक्वेशन 6 को डी ऑपरेटर से सॉल्व किया था। फिर जब आप 7th इक्वेशन को डी ऑपरेटर से सॉल्व करोगे तो आपको करंट की इक्वेशन मिल जाएगी, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, I1 e टू द पावर गामा x प्लस I2 e टू द पावर माइनस गामा x। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 9, सही है। यहाँ पे जो V1 V2 है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे जो I1 और I2 है वो भी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें दो से ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशन फिजिबल नहीं है सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने क्या देखा था, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने क्या देखा था, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जेड आई एक्स। तो हम इसका यूज करते हैं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 8 को फिर से, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 8 अगेन। तो क्या मिल जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू गामा v1 e टू द पावर गामा x माइनस गामा v2 e टू द पावर माइनस गामा x। अब डेल v अपॉन डेल x क्या है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
डेल वी अपॉन डेल एक्स, जेड आई एक्स, जेड आई एक्स है तो इसको हम लिख देते हैं जेड आई एक्स। अब आई एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, आई एक्स क्या हो जाएगा, गामा डिवाइडेड बाय जेड वी वन ई टू द पावर गामा एक्स माइनस गामा अपॉन जेड वी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। अब अगर हमें गामा अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा डिवाइडेड बाय जेड। तो गामा मैंने ऊपर क्या निकाला था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है अंडर रूट जेड वाई डिवाइडेड बाय जेड। तो जेड से एक जेड कैंसिल आउट हुआ तो हमें क्या मिल गया ऊपर, वाई बाई जेड। और प्रोपोगेशन सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, जेड अपॉन वाई। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मो, करेक्ट। चलिए यहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिल गया, तो जेड सी स्मॉल जेड अपॉन स्मॉल वाई है, हम क्या कर देते हैं स्मॉल जेड के साथ एल का टोटल लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई स्मॉल वाई के साथ टोटल लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। तो स्मॉल जेड इंटू एल चेंज हो गया कैपिटल जेड में और ये चेंज हो गया कैपिटल वाई में। सो जेड सी इज इक्वल टू कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल वाई। यहां से जेड हमारा क्या हो गया, टोटल इम्पीडेंस, Z इज इक्वल टू टोटल इम्पीडेंस, Y क्या हो गया, टोटल एडमिटेंस। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो ZC है यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है क्या वो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्योंकि अगर z में आप l से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो y में भी l से करना पड़ेगा और l क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। चलिए अब हमारे पास दो फाइनल इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी वन ई टू द पावर गामा एक्स प्लस वी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। दूसरी इक्वेशन क्या है करंट वाली, i इज इक्वल टू क्या है वी वन बाई जेड सी, ये जेड सी की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, y बाई जेड, राइट। तो इक्वेशन नंबर 10 से हम आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी वन बाई जेड सी ई टू द पावर, वन सेकेंड, ई टू द पावर गामा एक्स माइनस वी टू अपॉन जेड सी ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। अब हमारा एम यहाँ पे क्या है कि v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड करना, तो हम क्या कर देंगे पुट x बराबर 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा v इज इक्वल टू मिल जाएगा। उससे पहले एक और चीज देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या पुट करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अगर आप ऊपर सर्किट डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 सेंडिंग एंड वाला पॉइंट था या रिसीविंग एंड वाला पॉइंट था, रिसीविंग एंड वाला पॉइंट था। तो हमेशा x इज इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड से शो किया जाएगा और जो करंट है वो रिसीविंग एंड करंट से शो किया जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो e वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये e वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा v चेंज हो गया vr में। सो vr हमें मिल गया v1 प्लस v2, एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर 0 मतलब वो हो जाएगा 1।
इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली यहाँ पे करंट के इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो करंट कौन सी हो जाएगी, रिसीविंग एंड करंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट रिसीविंग एंड वाला पॉइंट था। तो यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट हो जाएगा v1 बाई जेड ई टू द पावर 0, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 1 माइनस v2 बाई जेड सी। जेड सी को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड भेजिए तो क्या मिल जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू जेड सी आई आर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 12। तो इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी। v1 की वैल्यू मिलेगी आपको vr प्लस आई आर जेड सी डिवाइडेड बाई 2 और v2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी vr माइनस आई आर जेड सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं 13 और ये वाली इक्वेशन को मान लेते हैं 14। अब हमारे पास v1 की भी वैल्यू है और जो v2 की वैल्यू है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन v1 एंड v2 इन इक्वेशन 10। Putting values of v1 and v2 in equation 10। इक्वेशन 10 हमारा क्या था, vx इज इक्वल टू v1 e टू द पावर गामा x प्लस v2 e टू द पावर माइनस गामा x। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे v2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या मिल जाएगा, vx इज इक्वल टू vr प्लस आई आर जेड सी डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर गामा x प्लस vr माइनस आई आर जेड सी डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर गामा x माइनस गामा x। क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करिए और वी आर वाले टर्म कॉमन ले लीजिए। तो वी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, वी आर वाले टर्म जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा e टू द पावर गामा x प्लस e टू द पावर गामा माइनस गामा x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई आर डिवाइडेड बाई जेड सी e टू द पावर गामा x माइनस e टू द पावर माइनस गामा x डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाले टर्म को आप जानते हो क्या बोलते हैं, cos h गामा l। ये क्या हो जाएगा, sin h गामा l। तो यहाँ पे vx क्या हो जाएगा, vr cos h गामा x प्लस आई आर, यहाँ पे जेड सी कर लीजिएगा ऊपर, आई आर जेड सी। तो आई आर जेड सी साइन एच गामा एक्स। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 15। तो Vx तो हमें मिल गया, सिमिलर मेथड परफॉर्म करके हम Ix निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें Ix मिल जाएगा VR बाई जेड सी साइन एच गामा एक्स प्लस आई आर कॉस एच गामा एक्स। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 16। बट हमें ABCD कांस्टेंट चाहिए, तो ABCD कांस्टेंट्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, VS और IS की वैल्यू। और VS क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, IS क्या है, सेंडिंग एंड करंट। सो फॉर सेंडिंग एंड पैरामीटर
फॉर सेंडिंग एंड पैरामीटर। x की वैल्यू क्या थी सेंडिंग एंड पैरामीटर पे? l। तो अगर x की वैल्यू l रख देते हैं 15 और 16 इक्वेशन में, तो हमें vs और is मिल जाएगा। सो vs इज इक्वल टू हो जाएगा vr cos h गामा l प्लस ir zc sin h गामा l। Similarly, is is equal to vr zc sin h gamma l plus ir cos h gamma l। तो ये हमारे क्या मिल गए? फाइनल इक्वेशन। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, vs इज इक्वल टू avr प्लस bir, is इज इक्वल टू cvr प्लस dir। इन इक्वेशन को, ये जो दो इक्वेशन हमने निकाली हैं, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी सी डी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ए बी सी डी इज इक्वल टू cos h gamma l zc sin h gamma l 1 by zc sin h gamma l cos h gamma l। ये हमारा हो गया ABCD पैरामीटर फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ये रेसिप्रोकल है या नहीं है, या सबसे पहले देख लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? A बराबर D, और A क्या है? cos h गामा l, और D भी क्या है? cos h गामा l। तो ये है cos h गामा l। मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? सिमेट्रिक। रेसिप्रोकल के लिए क्या चाहिए? AD माइनस BC बराबर 1। तो A इंटू डी यानी कि cos स्क्वायर h गामा l माइनस साइन स्क्वायर h गामा l, ये भी क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये कैसी है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। मैंने प्रूव कराया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में कि ZC इज इक्वल टू क्या होता है? A बाई सी इंटू बी बाई डी। तो ZC इज इक्वल टू ABCD की वैल्यू पुट करिए, आपको ZC इज इक्वल टू ZC सेटिस्फाई हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका जो सर्ज इम्पीडेंस वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये पूरा जो डेरिवेशन है हमने सिर्फ ये डिराइव करने के लिए किया था ABCD पैरामीटर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर्ज इम्पीडेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।